Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासों में हम हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी के लिए आगे क्या डिस्कस करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक है, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी की हम क्या देख रहे हैं, दक्षता देखते हैं। देखो दिष्टकारी क्या करता है, हमारे पास प्रत्यावर्ती वोल्टा या धारा को दिष्ट वोल्टा या धारा में बदलता है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को डायरेक्ट करंट और वोल्टेज में क्या करता है, चेंज करता है ना। तो इसकी दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, कितने प्रतिशत कर देता है ये काम, वही हमारे पास एफिशिएंसी होती है। ठीक है, कितने परसेंट कर देता है वही हमारे पास क्या होती है, दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है किसी भी उपकरण की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही हाफ वेव रेक्टिफायर का एक बार डायग्राम देख लेते हैं, सर्किट देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था, एक तो क्या होता है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मर होता है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है, बताया था। इसमें प्राइमरी कॉइल होती है, द्वितीय प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या लगा होता था, डायोड लगा होता था, पी और ये एन। इसके बाद यहाँ पर क्या होता था, लोड आर एल होता था। और इसके लिए हम क्या लेते थे, निर्गत लेते थे, आउटपुट लेते थे V0 वोल्टा यानी वोल्टेज और करंट यानी धारा। और यहाँ पर हम वो वोल्टा देते थे जिसको आपको क्या करना है, दिष्ट वोल्टा में बदलना है। यहाँ पर क्या मिलता था, Vs मिलता था। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है, जैसे 220 वोल्ट आता है, हमें 5 वोल्ट दिश चाहिए, तो ये 220 वोल्ट को ट्रांसफॉर्मर किस में बदलता है, 5 वोल्ट प्रत्यावर्ती एसी में। और फिर ये डायोड की हेल्प से 5 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट डीसी में बदलते हैं, दिष्ट में बदलते हैं। तो Vs जो होती थी हमारे पास, वो इस तरीके की वोल्टता होती थी, अल्टरनेटिंग यानी कि क्या, प्रत्यावर्ती। अब ये जो हमारे पास दिष्टकारी होता था, हाफ वेव रेक्टिफायर होता था, ये केवल हाफ चक्र में ही, पॉजिटिव में ही क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। यानी कि यहाँ निर्गत वोल्टता कम मिल रही थी, पॉजिटिव में ये एज इट इज करंट फ्लो हो रही थी, नेगेटिव में कुछ नहीं मिल रहा था, फिर पॉजिटिव में मिल रहा था और नेगेटिव में कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिल गई थी, आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ से आउटपुट क्या मिल जाती है, करंट। निर्गत वोल्टता और निर्गत क्या मिल जाती थी, धारा मिल जाती थी। तो अब देखो इसकी दक्षता कैसे निकालते हैं, कितने प्रतिशत काम करता है ये, है ना। तो दक्षता का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और वो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो एफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है, उसको हम नीटा से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और ये कैसे निकालते हैं हम, निर्गत दिष्ट शक्ति, निर्गत दिष्ट शक्ति यानी आउटपुट डायरेक्ट पावर, है ना, अपॉन निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति। ठीक है, यानी कि हमने कितनी पावर इसको दी है और कितनी हमें मिली है। ठीक है, तो जितनी पावर हमें निर्गत पर मिली है, आउटपुट पर मिली है, अपॉन निवेशी यानी निविष्ट यानी कितनी पावर हमने यहाँ पर दी है इसको। निर्गत दिष्ट शक्ति अपॉन निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति यानी पावर का जो रेशियो होता है ना, वो क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है। और इसको हम किस में लेते हैं, परसेंट में लेते हैं, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100%। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PDC अपॉन PAC इंटू क्या, 100%। ये किसका फॉर्मूला है, हमारे पास एफिशिएंसी का होता है, निर्गत दिष्ट शक्ति बटे निर्वेशी प्रत्यावर्ती
शक्ति, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। लेकिन आउटपुट में तो क्या है, दिष्ट और निविष्ट कौन सी कर रहे हैं, दे कौन सी रहे हम, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रत्यावर्ती, अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती दे रहे हैं, और मिल क्या रहा है हमें, दिष्ट मिल रहा है, डायरेक्ट वाली मिल रही है हमें, है ना। तो सबसे पहले हम पीडीसी निकालेंगे और फिर पीएसी निकालेंगे। अब देखो हमें जो निर्गत मिलता है, सबसे पहले हम बात करते हैं निर्गत की। निर्गत यानी आउटपुट, आउटपुट किससे मिलता है, लोड से मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निर्गत यानी कि आउटपुट दिष्ट क्या निकालते हैं, शक्ति निकालते हैं, पावर निकालते हैं, आउटपुट पावर निकालते हैं, कौन सी, डायरेक्ट वाली। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पावर का हमें फॉर्मूला आना चाहिए, शक्ति का फॉर्मूला आना चाहिए, बहुत पढ़ा है हमने, क्या, P = I²R। क्या फॉर्मूला होता है, P = I²R। दिस इज फॉर्मूला किसका, शक्ति का, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी है, दिष्ट है, तो धारा कौन सी होगी, करंट कौन सी होगी, दिष्ट की होगी। और हमेशा हम यहाँ पर शक्ति देख रहे हैं किसके लिए, लोड के लिए। तो यहाँ पर शक्ति देखना है हमें, यहाँ निर्गत, निर्गत किसके लिए लेते हैं, लोड के लिए। आउटपुट किससे लेते हैं, लोड। तो शक्ति भी कहाँ देखेंगे, लोड पर। P = I² DC/RL, ठीक है। फिर हमें पता होना चाहिए IDC की वैल्यू क्या होती है। देखो IDC की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्या निकल के आई थी, पिछली वीडियो में हमारे पास Im/π निकल के आई थी। और फिर हम यहाँ पर Im की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करी थी, क्या होती थी Im की वैल्यू, Em/R प्लस क्या, RL, ठीक है। तो ये IDC की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई, Im की। तो इसमें रख देते हैं, देखो PDC बराबर I² है, IDC की वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा Im² बटे क्या, π² और इनटू क्या, RL। Im² बटे π² इनटू क्या बन रहा है, RL बन रहा है। अब इसमें Im की वैल्यू और रख दो, Im की वैल्यू यहाँ है तो क्या बनेगा, ये Em² बटे Em² इसमें रख दो, देखो Im की वैल्यू यहाँ रख दो, Em² बटे π² तो आ रहा है R प्लस RL का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर इनटू क्या, RL। तो ये हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास निर्गत दिष्ट शक्ति निकल गई, हमारे पास पावर निकल गई, हमारे पास दिष्ट पावर निकल गई। अब हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति। देखो निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति कैसे निकालते हैं, ये बात समझनी है हमें। निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति कैसे निकालते हैं, निविष्ट यानी जो हम दे रहे हैं, यहाँ Vs से दिए ना, यहाँ पर दिए, यहाँ इसमें दिए, इनपुट किया है, जो शक्ति हमने इनपुट की है इसमें वो, ठीक है। तो निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति जो है ना, वो कैसे निकालते हैं, देखो निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति के लिए एक बात याद रखना कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसका प्रतिरोध मैंने आपको बताया था, द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध क्या है, RS है, ठीक है। डायोड का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कितना है, RF है। अब देखो इसका RS, इसका RF और इसका RL, और इसमें हमारे पास क्या फ्लो हो रही थी, करंट फ्लो हो रही थी। तो देखो जब हम यहाँ से कुछ इनपुट कराते हैं, निवेश देते हैं, तो जो हमारे पास वोल्टा या धारा होती है इसमें इन्वेस्ट हो जाती है, हमारे पास इसमें ही तो घूम रही है हमारे पास। निविष्ट किस किस के लिए कराई हमने, RS के लिए, RF के लिए और RL के लिए। निविष्ट दे रहे जिसके लिए, इसमें भी गई, इसमें भी गई और इसमें भी गई, लेकिन आउटपुट या निर्गत किस में मिला, केवल RL में, इसलिए केवल यहाँ तो RL था। अब निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति कैसे निकालते हैं, तो कल हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ा था, तो समझना आप निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति है ना, क्या क्या, एक तो RS
कोमा आर एफ कोमा आर एल। आर एस क्या है, द्वितीयक कुंडली का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। आर एफ क्या है, डायोड का रेजिस्टेंस है ना, और आर एल क्या है, लोड प्रतिरोध है। ठीक है, में जो धारा प्रवाह हो रही है, में जो धारा प्रवाह के कारण, यानी जो करंट फ्लो हो रही है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, के कारण क्षय यानी लॉस, शक्ति के योग के यानी कि टोटल इनों के क्या देख लेंगे, टोटल हम पावर देख लेंगे, शक्ति देख लेंगे कि क्या होता है, इक्वल होता है। मान लो, देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ निविष्ट हमने क्या करी है, अल्टरनेटिंग करी है ना, यही अल्टरनेटिंग यहाँ पर क्या कर रही है, इसमें पूरे सर्किट में घूम रही है। तो कुछ इसके सापेक्ष लॉस हो रहा है, कुछ इसके सापेक्ष और कुछ इसके सापेक्ष हो रहा है। लेकिन जब हम आउटपुट ले रहे हैं, निर्गत ले रहे हैं, तो केवल किससे ले रहे हैं, लोड से। इसलिए यहाँ तो आया था ID² इंटू RL। अब देखो एक बात और आपको ये माइंड में रखनी है कि जब हम निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति की बात करते हैं तो इसे व्यक्त करते हैं AC यानी अल्टरनेटिंग, ठीक है, AC से व्यक्त करते हैं। और इसमें हम कौन सी करंट लेते हैं, IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही इन परिपथों में किसको व्यक्त करती है, अल्टरनेटिंग को व्यक्त करती है। क्लियर है, अल्टरनेटिंग वाले को कौन व्यक्त करती है, हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, देखो निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति, इनमें बह रही है ना करंट, PAC इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, I² RMS, और R की जगह क्या होंगे, देखो निविष्ट इनमें वही है ना हमारे पास, एक तो होगा RS, एक होगा RF और एक होगा क्या, RL। और कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि RS प्लस RF को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। तो PAC इज इक्वल टू क्या बनता है हमारे पास, I² RMS और R प्लस क्या, RL। अब हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, IRMS की। IRMS की वैल्यू जो होती थी वो क्या होती थी, Im/2। तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो क्या बनेगा, देखो PAC इज इक्वल टू Im²/4 इंटू क्या, R प्लस RL बन जाएगा। PAC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास IM की और वैल्यू होती थी, ये देखो IM की वैल्यू यहीं लिखी हुई है, देखो PAC इज इक्वल टू IM की वैल्यू होती है EM/R प्लस RL। तो स्क्वायर है तो क्या बनेगा, EM², नीचे 4 है, 4 ये है R प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू R प्लस RL। एक R प्लस RL से एक R प्लस RL कैंसिल, तो PAC इज इक्वल टू हमारे पास बन गया EM²/4 इंटू R प्लस RL। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, PAC की वैल्यू आ गई। PAC इज इक्वल टू क्या आ गया, EM²/4 R प्लस RL। बस अब क्या करना है, इसलिए एफिशिएंसी यानी दक्षता नीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वेशन इसको डाल देते हैं 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन से देखते हैं हम, है ना, तो इस इक्वेशन से क्या आएगा, देखो नीटा इज इक्वल टू PDC की वैल्यू क्या है, PDC की वैल्यू क्या है, EM² और नीचे क्या है, π² R प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू क्या, RL में हमें किसका डिवाइड करना है, PAC का। तो PAC का जब आप डिवाइड करोगे तो EM² तो क्या आ जाएगा नीचे और ये ऊपर चला जाएगा, R प्लस RL। R प्लस एक R प्लस RL से एक R प्लस RL कैंसिल, EM² से EM² कैंसिल। तो नीटा इज इक्वल टू देखो ऊपर बच रहा है 4 क्या, π² इंटू क्या है, R/, इसमें किससे मल्टीप्लाई है, 100% से, है ना।
और क्या बन रहा है ऊपर RL और नीचे R प्लस क्या बन रहा है RL बन रहा है। नीटा इज इक्वल टू 4/π² RL, इसमें से RL कॉमन लिया तो RL कहाँ आ गया बाहर, और ये बनेगा क्या 1 + R/RL, और RL से RL क्या हो गया कैंसिल, तो नीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखो इसको, और ये देखो यहाँ ध्यान रखना है ये कितने से मल्टीप्लाई है 100% से क्या है मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अब इसको जब हम सोल्व करते हैं देखो 4/π² कांस्टेंट है, और इसको जब हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे पास कितना 40.6। ध्यान रखना देखो 4/π² को सोल्व कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो 40.6, और नीचे क्या है 1 + R/ क्या RL और क्या परसेंट। इतनी हमारे पास क्या होती है एफिशिएंसी होती है 40.6% एफिशिएंसी होती है किसकी दिष्टकारी की हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो ये एग्जाम में प्रूव करवाता है, तो आपको एज इट इज क्या कर देना है प्रूव कर देना है क्या दिष्टकारी की दक्षता को। क्लियर है। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं क्या नेक्स्ट निकालते हैं हम उर्मी का गुणांक। अब ये उर्मी का गुणांक क्या होता है भैया किसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी में। देखो क्या निकालते हैं हम इसमें उर्मी का गुणांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं उर्मी का गुणांक, उर्मी का गुणांक निकालते हैं। अब ये उर्मी का गुणांक हमारे पास कैसे निकलता है ना, देखो उर्मी का गुणांक यानी कि क्या रिपल फैक्टर। उर्मी का गुणांक यानी कि क्या हमारे पास रिपल फैक्टर। अब हमें बस यही देखना है कि इसको कैसे निकालते हैं, रिपल फैक्टर होता क्या है हमारे पास। तो देखो ये जो हमारे पास दिष्टकारी होता है ना, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, इस लोड के लिए हम क्या लेते हैं आउटपुट वोल्टा लेते हैं, करंट लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज लेते हैं, करंट लेते हैं। तो इसमें समझना निर्गत धारा या वोल्टा यानी कि करंट या वोल्टेज, निर्गत धारा या वोल्टा में स्पंदन यानी पल्सेटिंग, पल्स, ठीक है पल्सेशन, स्पंदन यानी कि क्या पल्सेशन। निर्गत धारा या वोल्टा में स्पंदन यानी कि क्या पल्सेशन क्या कहलाती है उर्मिका कहलाती है, उर्मिका कहलाती है। भाई ये क्या हुआ, देखो दिष्टकारी का काम क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि हम यहाँ से दे तो कौन से रहे हैं अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती, यहाँ दिष्ट और डायरेक्ट हमें क्या हो रहा है मिल रहा है। अब देखो दिष्ट और डायरेक्ट जो होता है ना वो हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है, यही होता है ना जिसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, यानी कि दिशा और परिमाण क्या नहीं हो बदला नहीं हो, वो है हमारे पास डायरेक्ट करंट डीसी है ना। अब देखो जो हमारे पास इस दिष्टकारी से मिला है क्या ये मिल गई हमें नहीं मिली, इसमें क्या है ये देखो कुछ इस तरीके की ये आउटपुट मिला है हमें, निर्गत मिला है। तो इसमें क्या है दिशा तो सेम है, दिशा नहीं बदल रही है क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव चक्र है इसमें भी पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव चक्र होता है करंट ऐसे फ्लो होती है, नेगेटिव होती है तो विपरीत, ये हम पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं ना। तो देखो इसमें क्या है ये बिल्कुल ना मिलकर इसमें देखो कुछ मान बढ़ रहा है घट रहा है, क्या ये फिक्स मान आ रहा है, एक नहीं आ रहा है भाई, फिक्स मान नहीं आ रहा है। ये मान क्या हो रहा है बढ़ा फिर घटा फिर जीरो हुआ, इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ है ना। कहने का मतलब है कि इसका क्या नहीं मिल रहा हमारे पास, फिक्स मान नहीं मिल रहा, निर्गत धारा या वोल्टा में ये स्पंद मिल रहे हैं हमें। और ये स्पंद एक तरीके की ये प्रत्यावर्ती यानी कि क्या
अल्टरनेटिंग को ही शो कर रहे हैं ना हमारे पास, और नहीं तो हमें दिष्ट तो ऐसी होती है भाई। तो यही उर्मिका कहलाती है भाई। पूरी दिष्ट क्या नहीं मिली हमारे पास, शुद्ध नहीं मिली, उसमें कुछ भाग किसका आ गया भैया, प्रत्यावर्ती का आ गया। कुछ भाग किसका आ गया हमारे पास, प्रत्यावर्ती का आ गया। पूर्णता क्या नहीं मिली, शुद्ध नहीं मिली। कितना आ गया, वही हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, उर्मिका गुणांक की हेल्प से। तो देखो उर्मिका गुणांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, आर से। इसको कैसे निकालते हैं हम, निर्गत प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान। ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन, निर्गत प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान धारा का निकाल सकते हैं या वोल्टा का। ठीक है, धारा का भी निकाल सकते हैं या वोल्टा का। और अपॉन निर्गत दिष्ट घटक का प्रभावी मान, दिष्ट घटक का प्रभावी मान। तो ये बात आप ध्यान रख लेना कि ये वोल्टा का भी हो सकता है और किसका हो सकता है, धारा का। निर्गत प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान, यानी कि जब हम यहाँ प्रत्यावर्ती देते हैं और ये लोड पर जो मिल रही है ना, इसमें प्रत्यावर्ती का भी भाग होता है, प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग का भी भाग होता है, प्लस दिष्ट का भी भाग होता है। कैसे पता लगा भाई ये चेंज हो रहा है वॉल्यूम, ये तो प्रत्यावर्ती को शो करता है पल्स, नहीं तो सीधी मिल जाती है हमें। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं भाई कितना भाग मिलता है, उर्मिका गुणांक कितना प्रतिशत निकलता है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया निर्गत प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान IAC है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो निर्गत में धारा मिलेगी ना हमें, निर्गत में जो धारा मिल रही है, प्रत्यावर्ती धारा मिल रही है IAC मिल रही है, दिष्ट धारा जो मिल रही है वो IDC मिल रही है भाई। तो दोनों मिल रही है, IAC भी और IDC भी मिल रही है। तो IAC अपॉन IDC, IAC क्या है, लोड पर मिलने वाली प्रत्यावर्ती घटक, IDC क्या है, लोड पर मिलने वाला प्रत्यावर्ती घटक। ये धारा के रूप में निकाल रहा है, आप वोल्टा के रूप में भी निकाल सकते हैं। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं हम, लोड में कुल शक्ति, लोड में टोटल शक्ति, टोटल पावर देखते हैं। लोड में कुल शक्ति बराबर से कैसे, दिष्ट घटक यानी डायरेक्ट ना, दिष्ट घटक की पावर, दिष्ट घटक की क्या पावर, प्लस क्या प्रत्यावर्ती घटक की क्या शक्ति। घटक मतलब कंपोनेंट। अच्छा ये बताओ, हम यहाँ से जो दे रहे हैं, ये इसमें जो दिया हम वो कौन सा भाग दे रहे हैं, ये तो दे रहे हैं भैया प्रत्यावर्ती दे रहे हैं। प्रत्यावर्ती यानी कि क्या, अल्टरनेटिंग दे रहे हैं हम, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट दे रहे हैं। तो शक्ति जो जाएगी हमारे पास लोड पर, यहाँ पर लोड पर जाएगी। प्रत्यावर्ती के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा भाग देखना है, IRMS, जो यहाँ देख रहे हो आप अंदर, है ना। तो कैसे निकालोगे, लोड में कुल शक्ति कितनी निविष्ट कर रहे हैं हम लोड में। अब लोड के लिए देखना हमें, लोड के लिए तो क्या होता है, लोड RL P = I²R। तो P = I² RMS × RL, P = I²R। अब देखो यहाँ लोड पर निविष्ट तो ये हो गई, यहाँ पर कितनी करंट फ्लो हो रही है, IRMS। अब भाई आउटपुट ले रहे हैं और आउटपुट ये मिल रहा है। अब यहाँ पर जो करंट और वोल्टा मिलेगी उसमें दो तरीके की होगी, एक तो प्रत्यावर्ती भी हो रही है, दिष्ट भी, कई बार बोल चुका हूँ मैं, है ना, ध्यान रखना नहीं है। प्रत्यावर्ती भी मिलेगी, निविष्ट तो केवल प्रत्यावर्ती कराया, और लेकिन निर्गत या आउटपुट में हमें प्रत्यावर्ती भी मिलेगी और दिष्ट भी मिलेगी। तो प्रत्यावर्ती कैसे निकालेंगे लोड के लिए, देखो करंट प्रत्यावर्ती का भाग यहाँ मान लो कितना आ रहा है, IAC, तो I² AC × RL प्लस DC। ये तो हो गया, पहले इसका लिख लेते हैं, दिष्ट का क्या होगा, I² DC × RL प्लस यहाँ प्रत्यावर्ती कितना मिलेगा आउटपुट पे, यानी कुछ भाग AC का मिलता है, हमने ये मान लिया IAC हो गया। अब RL इसमें भी कैंसिल है, तो ये बन गया I² RMS = I² DC प्लस I² क्या AC बन गया।
यहाँ से हम आई स्क्वायर ए सी की क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगी, आई स्क्वायर आर एम एस माइनस के क्या, आई स्क्वायर डी सी। इजी एग्जाम, इजी पैटर्न है, आराम से आप फॉलो कर सकते हो, है ना। और आई स्क्वायर ए सी, इसमें से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, आई स्क्वायर डी सी, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर ए सी अपॉन आई स्क्वायर डी सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी माइनस 1। और इसका रूट ले लें, स्क्वायर हटा दें, तो आई ए सी अपॉन आई डी सी इज इक्वल टू बन जाएगा रूट आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी माइनस 1। ठीक है, इसलिए अब देखो आई ए सी अपॉन आई डी सी क्या कहलाता है, करंट के रूप में। अगर वोल्टा होता तो वी ए सी या ई ए सी अपॉन वी डी सी लिख सकते थे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, आई ए सी अपॉन, ये धारा वाला है ध्यान रखना, तो क्या लिख सकते हैं, ये उर्मी का गुणांक की होता है, आई ए सी अपॉन प्रत्यावर्ती घटक अपॉन दिष्ट घटक। और फिर आ जाएगा हमारे पास रूट आई स्क्वायर आर एम एस। आई आर एम एस की वैल्यू अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या होती है आई आर एम एस की वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ, आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है आई एम अपॉन 2 होता है, और आई डी सी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई एम अपॉन पाई होता है। बस इनमें दोनों की वैल्यू रखो, देखो आई स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा आई एम स्क्वायर अपॉन 4, और इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है आई डी सी का, तो ये आई एम स्क्वायर तो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा आई एम स्क्वायर, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर पाई स्क्वायर माइनस 1। आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू रूट क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, 1.21, और परसेंट में निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे तो 121 क्या परसेंट, इतना परसेंट क्या पाया जाता है इसमें, उर्मी का पाया जाता है। इतना परसेंट क्या पाया जाता है, उर्मी का पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है ना वो अच्छा उपकरण नहीं है हमारे पास, है ना। तो ये उर्मी का निकल गया कितना, 121%। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।